Hello everyone. So now we have come to the fag end of this subject of engineering hydrology and आज का जो topic of discussion है that is the artificial recharge of groundwater. तो अभी तक जो हमने discussion किए थे in the fourth and the fifth unit we were discussing about how to extract the water कि discharge कितना हो रहा है well से. Okay, so we are trying to take out the water from the well and we are utilizing it. बट अब का जो डिस्कशन है वो ये है कि हम वापस कैसे देंगे नेचर को. सो दैट इज़ अबाउट रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर so that it can be utilized for further and future times. So let us now begin the topic here. This artificial recharge depends upon two things. First is the surface water availability and second is the hydrogeological aspect. तो artificial recharge of groundwater आप तब पिक्चर में लेके आते हैं जब आपको पता है कि source water availability उतनी ज़्यादा नहीं है. Because if the sufficient water is available in the stream or the river or the nearby areas from the surface sources, अगर वहाँ से sufficient quantity में water मौजूद है, so you will not be requiring this groundwater in the larger or massive aspect. So if you talk about the second point, that is the hydrogeological aspect. So if the geological formation is such that it can contain the water, then it is feasible to consider this artificial recharging of the water. But यदि उस अंडरग्राउंड सोर्स में वहाँ पे रॉक्स में फिशर्स नहीं हैं या फिर मैं कहूँ कि दैट इज़ नॉट हैविंग द परमिएबिलिटी, तो अच्छा एक्यूफर यदि नहीं है, सो वी कैन नॉट गो फॉर द आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ वाटर. सो हमें इन सब चीज़ों को देख के फिर प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए जाएँ भी कि ना जाएँ. सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स अबाउट रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर. जब सब्जेक्ट ये शुरू हुआ होगा उस समय हमने देखा था कि दिस इज़ द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेक्स प्लेस बाय द नेचुरल फोर्सेज ऑल्सो. नेचुरल फोर्सेज में क्या क्या आ सकता है? नेचुरल फोर्सेज में यदि हम बात करें तो पर्कुलेशन होता है, ओके, इन्फिल्ट्रेशन होता है जो कि आपने पढ़ा होगा. ऑल्सो देर इज फ्लडिंग ऑफ द रिवर स्ट्रीम, जिसके कारण क्या होगा, अगेन देर विल बी सम वाटर दैट विल बी गोइंग इन टू द ग्राउंड. तो इन वजहों से आपने वहाँ पे नेचुरल रिचार्ज पढ़ा था. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर. इसके लिए जो IS कोड मेंशनड है दैट इज प्रैक्टिस्ड in India is the IS 15792. That is, it provides the guidelines for the artificial recharge of the groundwater. Let us now see the planning aspect of artificial recharge. आप कब और किस सिनेरियो में इस artificial recharge के लिए जाएंगे. So the first is the identification of the area, कि कहाँ पे किस जगह पे आपको artificial recharge करना है. Because if there is certain area here, तो आप हर जगह पे ही नहीं देखेंगे, ओके, कि लेट्स से अगर ये 4 क्वाड्रेंट में है दिस एरिया, पर्टिकुलर एरिया, तो अगर इस एरिया को आप सर्वे करते हैं एंड यू फाइंड आउट दैट दिस इज़ नॉट दैट गुड हैविंग दैट गुड एक्यूफर, तो इस एरिया में यू विल नॉट बी कंडक्टिंग एनी आर्टिफिशियल रिचार्ज मेथड्स. और इसी तरीके से आप सर्वे करेंगे एंड देन यू विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट द एरिया. सेकेंड इज़ द टेक्निकल इनपुट्स. आपको क्या क्या इनपुट चाहिए होंगे सो दैट यू कैन डिटरमिन कि हाँ वो रीजन सूटेबल है फॉर कैरिंग आउट द आर्टिफिशियल रिचार्ज. तो पहला जो डेटा है दैट इज द रिमोट सेंसिंग स्टडीज. सो इट कैन हेल्प यू ऑब्टेन द वेरियस इनपुट्स फॉर दिस आर्टिफिशियल रिचार्ज. सेकेंड है हाइड्रोमीटरोलॉजिकल स्टडीज़. वहाँ पे किस तरीके की रेन क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं, रेन कितनी होती है एंड सो ऑन. हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ आर रिक्वायर्ड विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द स्टार्टिंग यूनिट्स. एंड दिस फोर्थ वन इज़ द सॉयल इन्फिल्ट्रेशन स्टडीज़. वहाँ की सॉयल किस प्रकार की है, क्या वो परमिएबल है या नहीं है, क्या वो पोरस है या वह नहीं है. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सॉयल पर इन्फिल्ट्रेशन स्टडीज़. नेक्स्ट इज़ द हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडीज़. सो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन कि जो अंडरग्राउंड सरफेस है उसमें कितने पोर्स हैं, उसकी जियोलॉजी कैसी है, बिकॉज दैट विल बी हेल्पिंग यू इन गेटिंग द storage capacity or the storage coefficient of the aquifer. So detailed hydrological mapping is to be done so that you can identify the areas in which you can continue this artificial recharge. Aquifer geometry की भी बात यहाँ पे होती है जिसको हमने थोड़ा बहुत देखा था in the 4th and the 5th unit. Then there are geophysical methods. Okay, so to determine where are the water sources. इसके बाद हम यदि बात करें हाइड्रोकेमिकल स्टडीज़ भी होती हैं जिसके द्वारा हम इस आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए inputs लेते हैं. Next is the clogging of the soil by suspended matter. So that is also to be taken into account because that will be affecting the overall capacity of the aquifer. And the third point here is the assessment of subsurface potential for the groundwater recharge. तो कितनी उसके पास potential है उस
सोर्स यदि मैं कहूँ कि उस ग्राउंड वाटर स्टोरेज की, सो दैट इज़ ऑल्सो टू बी डिटरमिन, बिकॉज आपने ये तो कह दिया कि चलो भाई इनपुट्स तो हैं, पर्टिकुलर अमाउंट में रेनफॉल भी हो रही है, बट क्या पता वहाँ पे स्टोरेज के लिए इतनी जगह ही ना हो. सो इन दैट केस व्हाट विल बी देयर, इट कैन नॉट बी अ फीजिबल प्रोसेस. और ज़्यादातर जितना भी वाटर होगा इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, दैट विल बी मूविंग टू द इन द डिफरेंट पोर्शन एज अ रन ऑफ. अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रिचार्ज के टेक्निक्स की. तो इसमें जो पहला मेथड है, दैट इज़ द डायरेक्ट मेथड में यदि हम बात करें तो सरफेस स्प्रेडिंग टेक्निक होती है, सब सरफेस टेक्निक होती हैं, एंड दीज आर कॉम्बिनेशन टेक्निक, जो सरफेस टेक्निक एंड सब सरफेस टेक्निक का कॉम्बिनेशन होती हैं. Then there are some indirect methods by which you will be doing the artificial recharge, and there are some groundwater conservation techniques by which you will be doing the artificial recharge. तो artificial recharge करने के ये 3 तरीके आप यहाँ पे देखेंगे. चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डायरेक्ट मेथड्स. डायरेक्ट मेथड में सरफेस स्प्रेडिंग टेक्निक यदि हम बात करें तो दिस इज कंडक्टेड ऑन वेयर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर मैं कहूँ कि ग्राउंड पे दिस विल बी कंडक्टेड. लेट अस सी देम वन बाय वन. तो यहाँ पे पहला जो है पार्ट, दैट इज द रन ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रक्चर. बाय कंस्ट्रक्टिंग दीज स्ट्रक्चर्स यू कैन ईजिली डू द आर्टिफिशियल रिचार्ज. और यही सबसे कॉमन है, बिकॉज यही सबसे ईजी है देखने में. ओके, सो if you talk about these things, the first one is the bench terracing, second is the contour bunds, third is the gully plugs, नाला बंड्स या फिर चेक डैम, जहाँ पे आप एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दे रहे हैं, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के लगने से क्या होगा, द वाटर विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. जब वाटर ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो उसके बाद समय मिल जाएगा टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड. देन वी टॉक अबाउट द परकुलेशन पॉन्ड्स. सो परकुलेशन पॉन्ड विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, बट इसमें एक दिक्कत ये आएगी कि इसमें इवेपोरेशन लॉसेज ज़्यादा होंगे. Why? Because it will be having a exposed surface area. यदि आप इस तरीके से बात करें तो this is the exposed surface area. और इसमें यही एक प्रॉब्लम आती है, that is of the evaporation. So and also the infiltration will be there, which will be helping in the recharge of the groundwater. Next point is the flooding. तो flooding का सबसे आसान सा concept है, because this flooding is nothing but the spreading of the water layer on the ground. और जहाँ पे भी आप इसको कलेक्ट कर देंगे वाटर को, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कुछ समय के बाद होता ही रहेगा. ओके, देन डिचेज एंड बरोज. तो इसको हम अभी डायग्राम से देखेंगे कि ये डिच एंड बरोज से किस तरीके से वाटर कंजर्व करते हैं. देन वी टॉक अबाउट द रिचार्ज बेसिन्स. सो दीज आर ऑल्सो देयर बाय विच द आर्टिफिशियल रिचार्ज इज देयर. देन स्ट्रीम मॉडिफिकेशन या ऑगमेंटेशन से भी हम आर्टिफिशियल रिचार्ज कर सकते हैं. Now let us see about the contour bunds. तो surface spreading में contour bunds का एक टॉपिक है. Now you have to understand this is a survey line. Okay, contours है ये 116 मीटर का है. Let's say this is 108 मीटर and this is 100 मीटर. So the highest point is this one. So the water will flow from the highest to the lowest point. पानी यहाँ से इधर की तरफ फ्लो करेगा. अब इस पानी को अगर आपको कंजर्व करना है, so what you will do, you will try to construct some mechanism here. अलग अलग इंटरवल्स पे आपको कुछ ना कुछ मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे. ओके, सो दीज मैकेनिज्म्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड. सो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस जोन, इन दिस रीजन और इन दिस बेल्ट, आई वुड से ये जो कंटूर होगा, इस इंटरमीडिएट कंटूर पे दे विल बी सम डिच और द बरो दैट विल बी मेड, जिसको हम ट्रेंच बोल देंगे. ओके, ये जो ट्रेंच बनाई जाएगी ऑल अलॉन्ग दिस लेंथ. ये ट्रेंच को यदि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए तो कुछ इस तरीके से रहता है. अब ये ट्रेंच इज फॉर अ सफिशिएंट लेंथ, और इसी में वाटर विल बी गेटिंग स्टोर्ड, और आई वुड से द वाटर विल गेट रिटेन्ड हेयर, और कुछ उसके बाद फिर पानी यहाँ पे एक्सेस वाटर विल बी फ्लोइंग टू द डाउनवर्ड वन. ऐसे यहाँ से पानी फ्लो करेगा, कुछ यहाँ पे रिटेन होगा, देन इट विल मूव ऑन टू द डाउनवर्ड स्लोप बाय सेटलिंग समथिंग हेयर एंड देन हेयर ऑल्सो. So this is the mechanism of contour bunds by which the water is being stored. So you can see the live picture here. Okay, live I would say that it is a real picture here which is showing you the slope in this manner. तो यहाँ पे क्या होता है, these type of trenches are being built along the slope here. तो ये देखिए यहाँ पे trench है, this is the trench here. तो जो भी water यहाँ पे flow करेगा from the high land with the help of gravity, this will be flowing here. जो भी water यहाँ पे store होगा, it will be stored in this zone, and then the excess water will run off in this manner to this another trench which is at a lower elevation.
So by this manner the water can get infiltrated and it can be arrested. The flow of water can be arrested by this mechanism. So that is the main purpose of this contourment. यदि हम अब बात करते हैं परकुलेशन पॉन्ड की, तो ये भी एक सरफेस स्प्रेडिंग टेक्निक ही है. ओके अब इसमें क्या है, देयर इज सम एम्बैंकमेंट दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड हियर सो दैट द वाटर कैन बी स्टोर्ड. तो मैंने आपको बताया कि ये एक पॉन्ड यहाँ पे स्टोर्ड, यहाँ पे it is constructed so that the water can be stored. Now the problem here is that because of the evaporation some water will be lost here, and due to infiltration the water will be moving inside this zone. और यहाँ पे यदि आप देखें तो ये वेसिकुलर बेसाल्ट है. तो दिस वेसिकुलर बेसाल्ट का जो पिक्चर है यू कैन सी इट हेयर. ओके so this is having a some porosity which you can see in the figure also, and it is also having some permeability. So it can pass the water also and store the water also. So it is having a dual advantage. So this vesicular basalt will be containing the water and allowing the water to join it with the water level which is present here, and this is the impermeable layer which is at the bottom here, and then you can extract the water from this well by this structure. So this is the example of percolation pond which can help in recharging of the groundwater with the help of this surface method. अब हम एक और बात करते हैं फ्लडिंग की. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस दैट इफ द वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन बाय द स्ट्रीम, ओके, एंड द रिटर्न कैनाल इज आल्सो देयर which is also contributing to the this entire zone. So in this area if the flooding is taking place in this zone, if the flooding is taking place, then what will happen? This zone is the flooding is taking place, then it will be having the tendency of infiltration, and the water can be stored in this zone underground, okay, at the underground region. तो ये हो गया फ्लडिंग मेथड. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सब सरफेस टेक्निक. अभी तक हमने देखा कि डायरेक्ट मेथड्स में सरफेस टेक्निक से किस तरीके से आप पानी को स्टोर कर सकते हैं. अब हम सब सरफेस टेक्निक यानी अंडरग्राउंड यदि हम जाएं वहाँ पे हम पानी को कैसे स्टोर करेंगे. नाउ लेट अस सी अबाउट दैट. पहला टॉपिक है इसका इंजेक्शन वेल, दैट इज द रिचार्ज वेल भी जिसको हम बोलते हैं. सेकेंड इज द ग्रेविटी हेड रिचार्ज वेल या फिर डग वेल, बोर वेल या ट्यूब वेल. तो ये मेथड तो हमने पहले भी देख रखे हैं, पर किसके लिए देख रखे हैं, ये हमने तब पढ़ा था जब हमें डिस्चार्ज ऑब्टेन करना था. That is we were pumping out the well, but यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे we are using that same well but we are inserting the water inside the well. Third is this, that is the recharge pit and the shaft. So these are the three methods that we will be discussing. So यहाँ पे पहला जो method है that is the injection well. So it is a subsurface technique. So what happens here, that the water here is inserted in this injection well. All right. So this well is constructed, artificial recharge is done here through this injection well. So this is the entire setup which is there. यदि हम एक रियल लाइफ फिगर देखें थोड़ा सा, जो होता क्या है कि दिस इज द रेन विच इज फॉलिंग और द प्रेसिपिटेशन विच इज फॉलिंग. Now this rain is diverted by the runoff mechanism and there is some silt trap which traps the silt here. तो ये वाटर जब यहाँ पे आएगा तो it is somewhat pure water which is free from silt. Now what will happen? In this well, this water will be moving down. Now through the wire screen, it will absorb some more impurities there, and then it will again move to the this well. अब injection well में this zone is the slotted zone here, by which it can also move here, and also in this way the water will be moving and joining the aquifer. So with this method we can easily conduct this water to the ground. But इसमें एक चीज़ ये है कि this is somewhat costly method as compared to the other methods. Now इसमें एक और method था जो हमने बात करी थी, combination technique. It is nothing but when we are using the surface technique and also the subsurface technique. So अगर हम किसी एक method का उठा लें from that, यदि हम इस surface technique से हम उठाते हैं flooding को, okay, और इस फ्लडिंग कराने के बाद जो वाटर यहाँ पे कलेक्ट हुआ है उसको यदि हम सब सरफेस टेक्निक, यदि मैं इंजेक्शन मेथड की बात करूँ, इंजेक्शन वेल की बात करूँ, तो वहाँ पे यदि हम यूज़ कर लें, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन टेक्निक. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट मेथड्स. तो हमने डायरेक्ट मेथड में हमने तीन चीज़ें देखी.
पहले चीज़ थी that was the surface technique, then it was subsurface technique, and then we talked about the combination technique. Now in the indirect methods there is an induced recharge from the surface water sources. तो जो भी surface water sources हैं जैसे कि stream हो गया, river हो गया, from that we are trying to get the recharge of the ground water. तो वो तो हो गया एक, okay. Second is the aquifer modification. हमने aquifer को ही modify कर दिया, but that is an indirect method of obtaining the this objective of artificial recharge. तो aquifer modification आप कैसे कर सकते हैं? bore blasting से या फिर hydro fracturing method से. Now let us see about these two methods in detail. This is the bore blasting technique. What happens here? So bore is there in which blasting is taking place. Now what will happen when you blast it underground? The blasting when it takes place underground like this, okay, this is the ground level जहाँ पे this bore wells are connected, okay, bore wells are constructed, not connected, these are constructed. So when the bore wells are constructed and the explosives are poured inside of this, then what will happen? It will create more storage space in this region, in the surrounding region. So when the storage space is increased, then when the water is getting recharged, okay, when the water is going inside here and the aquifer is getting recharged, then there will be more availability of space so that the water can be stored. तो यहाँ पे हम एक एक करके point देखते हैं. First is the to create more storage space of the groundwater in the rocks by their fracture. So fracture will be caused when the blasting is being done. So that is the very first point जो इसका objective है. Second is the it is applied in the rainfall assured areas and where landforms are mostly hilly. यहाँ पे जो पहला point दे रखा है that is it is applied in rainfall assured areas. इसका मतलब क्या हुआ? Because अगर rainfall assured area नहीं है and you are constructing several bore wells, then what is the use of that thing? Because you are spending money on this thing. So that is not of any use. So it is applied in rainfall assured areas so that the water which is falling on the ground and it is collected as a runoff, okay, the runoff is arrested and it is collected in the bore wells. So that can be done in the rainfall assured areas only. And also the where landforms are mostly hilly, उन cases में भी आपको runoff proper मिलता है. At a time 5 to 6 boreholes are blasted. So you are constructing many boreholes, but you are blasting 5 to 6 boreholes at the same time, and due to the vibrations down there it will be much more impactful. So cumulative effect जो है बढ़ जाएगा यहाँ पे. Then the last point here, it is suitable for small habitations, usually population of 100 to 150 people. तो जहाँ पे बहुत ही छोटा एरिया हो और वहाँ पे ग्राउंड वाटर या फिर मैं कहूँ कि वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, तो वहाँ पे इस बोर ब्लास्टिंग टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द हाइड्रो फ्रैक्चरिंग मेथड. इस मेथड में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वेरी हाइड्रोलिक हाई प्रेशर यूज़ करके वी आर अप्लाइंग दिस मेथड. इट इज़ अप्लाइड फॉर पुअर यील्डिंग या फिर अनसक्सेसफुल बोरवेल्स. तो ये इन सभी के लिए इस्तेमाल होता है. When the poor yielding or the dry borewells are there, they indicate the fractures that do not exist, or if the fractures exist, they are not connected to nearby water bodies. तो fractures तो हैं, but वो water body से connected नहीं है, जो कि stream हो सकता है, river हो सकता है. And if they are not connected, so they are not able to get recharged also. So इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें hydro fracturing technique use करना पड़ता है. This technique connects the water bodies by creating very high hydraulic pressure between the confined sections of the bore well. So that is also being done. Now let us talk about the groundwater conservation technique. So to arrest the subsurface flows, structures like subsurface dikes or bandharas are created. Also, second method here that we are discussing, that is the fracture sealing cementation technique, that is also used. तो यदि हम बात करें डाइक्स की, ओके, या फिर बंधारास की, तो अगर आप सरफेस वाटर की बात करें, ओके, इफ यू टॉक अबाउट द सरफेस वाटर, तो यू आर क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ एम्बैंकमेंट कि वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाए, ऑलराइट. और अगर मैं कहता हूँ कि इफ द फ्लो इज मच हाइयर, फ्लो हाइयर है एंड द वाटर टेबल हैज़ रिजन, और आई वुड से द लेवल ऑफ वाटर, नॉट द वाटर टेबल, लेवल ऑफ वाटर हैज़ रिजन. अब ये लेवल ऑफ वाटर राइज कर गया, सो इट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस जोन, ओके. तो इतना ही रीजन का वाटर इज जस्ट फ्लोइंग, बट इतना तो आपने स्टोर कर ही लिया है पानी. दिस इज द स्टोरेज दैट इज देयर, सो इट विल नॉट बी कॉजिंग द फ्लडिंग इन द इनिशियल पीरियड, बट ये जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट रीजन विल बी कॉजिंग द फ्लडिंग. सो नाउ दीज
surface dikes are there which are trying to obstruct the flow of water. तो यहाँ पे ये क्या है, this is a obstruction. But ये कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं that this is the let's say the bed of the river. Okay, it is the river bed. तो वाटर लेवल यहाँ पे राइज किया और यहाँ पे आपने फ्लडिंग देखा. बट इफ यू टॉक अबाउट सब सरफेस डाइक, तो ये किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, लेट अस नाउ सी दिस थिंग. तो सरफेस डाइक में जो बंधारा है ये भी क्या है, ये बांधने का काम करते हैं. ओके, ये बांध रहे हैं, इसको हम सब सरफेस डाइक भी बोलते हैं. एंड हाउ इट इज डन, सी हियर, इफ द ग्राउंड लेवल इज हियर. अब हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं कि डाइक्स को हम बनाएंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर टेबल विच इज डाउन हियर. अब यहाँ पे जो वाटर टेबल है, नाउ दिस वाटर टेबल कैन राइज ऑल्सो. अगर यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ओके, इन्फिल्ट्रेशन इज मोर मच हाइयर एंड रेनफॉल इज मोर, सो इट कैन हेल्प इन द रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर. अब इसके कारण क्या होगा, द वाटर टेबल विल राइज. नाउ इफ द वाटर टेबल राइजेज, देन व्हाट विल हैपन, दैट इट विल ओवरफ्लो फ्रॉम दिस डाइक. बट यदि हम क्या करें, इस डायग्राम में आप यदि क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. लेट अस सी दिस डायग्राम हेयर. आपने एक सब सरफेस में, दैट इज बिलो द ग्राउंड, आपने क्या किया, एक ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, दैट इज दिस ऑब्स्ट्रक्शन. नाउ इफ द वाटर टेबल वाज हेयर, देन द वाटर विल गेट स्टोर्ड इन दिस जोन ओनली. तो पूरा ये वाला जोन आपका सेफ हो गया. एंड नाउ यू कैन यूटिलाइज द वाटर फ्रॉम दिस जोन, और इस एरिया के लोगों को आराम से पानी मिल सकता है. Okay, now what happens, if the water table has increased to this level, then also the water is being stored. Okay, जैसे ही इसके बाद बढ़ेगा, then it will be causing and the regional water table of this region will get increased. Okay, so in this way these dikes can obstruct the water for some time so that the water table is increased. So in this way we can apply this technique so that the water is recharged and in the aquifer. Now let us talk about the fracture sealing cementation technique. अभी तक हमने देखा जो बंधारा वाला काम था. Okay, now we are talking about the fracture sealing cementation technique. Now what happens here, if you see here, this is a source well, okay, and this is the hard rock here, this is the weathered rock, this is soil cover, and the river is flowing like this. Now it is used to create an effect of cut off wall. So इस जोन में क्या होता है कि यदि हम कुछ ऐसा करें कि एक सेक्शन पे, एक क्रॉस सेक्शन पे there is something that is stopping it, the water flow is being stopped here. So this is a type of wall which is created. अब ये wall हम कैसे create करते हैं, now let us see here. इसमें क्या होता है, we are constructing some bore holes at some intervals. कुछ spacing पे we are providing some bore holes. Okay, these bore holes are providing at some spacing. Alright, and now see here, second point, to seal the existing fracture, cement slurry is injected under the high pressure. तो जहाँ पे ज़्यादा ही cracks हैं, that is being sealed here. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि the cement slurry is being poured in these bore holes. जैसे ही cement slurry यहाँ पे pour की गई, these are causing the blockages. तो है तो ये सिर्फ कुछ ही जोन में, बट ये उसी जोन में है जहाँ पे फ्रैक्चर्स हैं और जो सराउंडिंग को क्लियर कर देंगे. That is, it will not be allowing the water to pass through from this zone to the other zone. So in this case the existing fracture will be sealed and जो ये वाला region होगा, all the water will be getting collected in this zone. Normally 1 to 2 rows of bore holes are drilled, like you can see one row of bore hole that is being drilled here, that is in the diagram here. Okay, so we have completed with the topic of the artificial recharge of groundwater. Now the next topic of discussion will be the rainwater harvesting. तो ये नेशनल वाटर मिशन की इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा, ओके, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें जो लोगो है, दैट इज द कैच द रेन वेयर इट फॉल्स. सो यू शुड यूटिलाइज दिस एट योर होम्स ऑल्सो. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाउ टू डू इट, द प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड ऑल्सो द वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग इट. जैसा कि यदि हम बात करें तो एक सबसे कॉमन जो है, दैट इज द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. So in the next class we will be discussing about the rainwater harvesting planning part and also the rooftop rainwater harvesting. Thank you for today.